बात बंगाल चुनाव की नहीं, महाराष्ट्र की करेंगे। लेकिन बंगाल चुनाव में एक नारा खूब चर्चा में है, खेला हो बे। लेकिन हम बात बंगाल की नहीं, महाराष्ट्र की कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में मची उथल पुथल में सवाल उठने लगे हैं कि क्या खेला होगा। वाजे, विस्फोटक और देशमुख को लेकर सरकार चौतरफा घिरी है और मुश्किल ये है कि सरकार को विपक्ष के हमले ही नहीं झेलने, गठबंधन को भी बचाए रखना है। महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करना ये कोई मजाक की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार की गलती कभी मत करना। तो केवल परमवीर सिंह की जांच करे या घटना के एक मुख्य किरदार महाराष्ट्र के गृह मंत्री की भी जांच करे। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 मार्च 2016 को निदा फाजली की जो शायरी भरी संसद में पढ़ी, वो आज महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार के लिए सवाल बन गई। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। शिवसेना ने बीजेपी को बहुमत से दूर कर जैसे तैसे सत्ता खुद संभाल तो ली, मगर संभल कर चलना मुश्किल हो गया। क्योंकि 16 महीने पहले बनी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बेमेल विचारों वाली सरकार के पास बहुमत भले ही 170 विधायकों का हो, मगर बात बात पर सरकार पर संकट की तलवार हमेशा लटकती रहती है। और एंटीलिया केस के बाद तो वो तलवार और धारदार हो चली है। तो केवल परमवीर सिंह की जांच करे या घटना के एक मुख्य किरदार महाराष्ट्र के गृह मंत्री की भी जांच करे। क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी इस वक्त विपक्ष की दमदार भूमिका निभा रही है। वो न सिर्फ वाजे बल्कि परमवीर सिंह से लेकर गृह मंत्री अनिल देशमुख तक आरोपों की लड़ी लगा रही है, बल्कि समूचे महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में ले जा रही है। और तब की स्थिति में सरकार के सबसे बड़े सूत्रधार शरद पवार को बार बार बचाव के लिए आना पड़ रहा है। सीधी बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था, वो अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। शरद पवार ने साफ कर दिया, बीजेपी कुछ भी कह ले, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल नहीं बनता। और इसके लिए बाकायदा ये तर्क दिया गया कि जिस सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से मुलाकात को देशमुख के इस्तीफे का आधार बनाया जा रहा है, वो मुलाकात कभी हुई ही नहीं, क्योंकि फरवरी में देशमुख को कोरोना हो गया था और वो क्वारंटीन थे। कोविड झाल्यामुळे मी नागपूरच्या अलेक्सिस हॉस्पिटलला 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारीच्या दरम्यान त्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होतो। होम क्वारंटाईन झालो ते 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत मी होम क्वारंटाईन होतो। आणि 28 फेब्रुवारीला मी घराच्या बाहेर पहिल्यांदा सह्याद्री गेस्ट हाऊस जे मुंबईचं मीटिंगला गेलो। मगर शरद पवार की दलीलों की काट खोजने में बीजेपी को जरा भी वक्त नहीं लगा, क्योंकि 15 फरवरी को छुट्टी मिलते ही अस्पताल के लॉन में ही गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बीजेपी खुलकर अनिल देशमुख को घेर रही है और इसी बहाने सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है। मगर एक सच ये भी है कि अनिल देशमुख अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद क्वारंटीन होने नागपुर चले गए और उसके बाद 20 फरवरी को मुंबई वापस आए। 27 फरवरी तक क्वारंटीन रहे, लेकिन वो इस दौरान विवादित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से मिले या नहीं मिले, ये तो जांच का विषय है। और जब जांच शुरू हुई तो सबसे पहले लपेटे में पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह आ गए और वहीं से सरकार में मतभेदों का माहौल बनना शुरू हो गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को पद से हटाने को लेकर भी सरकार में शामिल एनसीपी और शिवसेना के बीच मतभेद दिखे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परमवीर सिंह को तुरंत पुलिस कमिश्नर पद से हटाने को राजी नहीं थे, लेकिन शरद पवार ने दबाव बनाया। शरद पवार ने कहा कि अगर पुलिस कमिश्नर रहते हुए परमवीर सिंह को एनआईए ने जांच के लिए बुलाया तो सरकार की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। ऐसे में शरद पवार के दबाव में आकर परमवीर सिंह को मुख्यमंत्री ने उनके पद से ट्रांसफर किया और उन्हें महाराष्ट्र पुलिस के डीजी होमगार्ड के पद पर नियुक्त किया। यानी एक बात तो साफ हो गई कि परमवीर सिंह को हटाने के लिए दोनों सत्ताधारी दल आमने सामने थे,
लेकिन जैसे ही परमवीर सिंह का ट्रांसफर हुआ वैसे ही उन्होंने चिट्ठी लिखकर सियासी बम फोड़ दिया। पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गिरफ्तार हो चुके पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए मुंबई से वसूली का टारगेट दिया था और इसके बाद मानो बीजेपी को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका ही मिल गया। बीजेपी लगातार यॉर्कर इसलिए मार रही है क्योंकि उसे हर कीमत पर गृह मंत्री देशमुख का विकेट चाहिए और संकट इस बात का है कि अगर सीएम उद्धव ठाकरे एक वक्त के लिए उन्हें रिटायर हर्ट भी कर दें तो पूरी सरकार पर ऑल आउट होने का खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि अनिल देशमुख एनसीपी से हैं और खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने श्रीमुख से देशमुख को क्लीन चिट दे चुके हैं। और इसका मतलब तो यही हुआ कि ठाकरे चाहकर भी देशमुख को हटा नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले भी सीएम ठाकरे एनसीपी कोटे के मंत्री पर आरोप लगने के बाद उसे हटा नहीं पाए थे, जबकि अपनी पार्टी के मंत्री पर तुरंत कार्रवाई कर गए थे। शिवसेना कोटे से मंत्री संजय राठौड़ पर जब टिकटॉक गर्ल पूजा चौहान की आत्महत्या के मामले में आरोप हुए, इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि आरोप गंभीर है। इतना ही नहीं तो पवार ने इस बात के संकेत दे दिए कि मंत्री को पद से हटा देना चाहिए। इस बीच बीजेपी भी सरकार पर हमलावर थी और सरकार और खासतौर से मुख्यमंत्री पर दबाव बढ़ रहा था। विधानसभा सत्र से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने राठौड़ का इस्तीफा जो है वो मंजूर किया और तभी से शिवसेना और एनसीपी के बीच में मतभेद जो है वो गहरे होते चले गए और बढ़ चुके मतभेदों के बीच लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि अनिल देशमुख को कुर्सी से हटाया जाए, क्योंकि वसूली के आरोप सीधे सीधे उन पर लग रहे हैं और उनके रहते निष्पक्ष जांच भला कैसे संभव है। परमवीर सिंह जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर है, उसने जो एक लेटर बॉम्ब इस लेटर बॉम्ब में जो कुछ लिखा है उस बारे में खुद अनिल देशमुख जी ने भी कहा है कि उनकी जांच हो जाए, उनकी जांच होनी चाहिए। ये सब जो आरोप है और मुख्यमंत्री खुद जांच करे। अगर ये चैलेंज सरकार स्वीकारने को तैयार है जांच का, तो आप बार बार इस्तीफे की बात क्यों करते हो? राउत हो या फिर कोई और सत्ताधारी नेता, हर कोई अनिल देशमुख को बचाने में लगा है और एक तरह से देखा जाए तो ये शरद पवार का ही दबाव है जो महाराष्ट्र की सरकार को बैकफुट पर भी डिफेंस के साथ अटैक करना सिखा रहा है। लेकिन अब बात सिर्फ महाराष्ट्र या मुंबई तक सीमित नहीं रही है, क्योंकि मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने के साथ शुरू हुई कहानी दागी पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के रास्ते पूरे गाजे बाजे के साथ देश की संसद तक पहुंच चुकी है और हंगामा भी होने लगा है। और गृह मंत्री वसूली कर रहे हैं, सर 100 करोड़ की महीने की वसूली। ये बेमेल गठबंधन की सरकार है। वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कल रात तक कह रहे थे कि ये मामला गंभीर है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए, मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे। लेकिन क्या वजह है कि आज सुबह भाषा बदल गई सभापति महोदय और आज कह दिया गया कि नहीं कोई इस्तीफा नहीं होगा। क्या वजह है? पूरी महाराष्ट्र सरकार संसद की चौहद्दी के भीतर कटघरे में खड़ी थी, मांग बर्खास्तगी तक की होने लगी। लेकिन इस बीच शिवसेना सांसद विनायक राउत बोलने के लिए खड़े हो गए। इस सरकार को दूर करके अपना भाजपा का सरकारवाद स्थापित करने के जो प्रयास चल रहे थे वो पूरी तरीके से असफल हुए। इसके लिए कई कपट नीति, राजकीय कपट नीति चलाने का काम दुर्भाग्य से केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है। सभापति महोदय, वो जो भी बचाव कितना भी क्यों ना किया जाए, लेकिन मामले में हर रोज एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। और अब बात करते हैं चुनाव की। देखिए, बंगाल और असम में घुसपैठियों का मुद्दा सबसे बड़े मुद्दों में से एक है, लेकिन बंगाल में जहां बीजेपी खुलकर सीएए लाने की बात कर रही है, तो वहीं असम में चुप्पी क्यों साधे हुए है। सीएए को लेकर क्या है असम और बंगाल में रणनीति, देखिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर जो ये सीएए है, इसको हम असम में और हिंदुस्तान में लागू नहीं होने देंगे। 27 मार्च को असम में पहले दौर का मतदान होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीएए को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस ने असम के घोषणा पत्र में जो 5 गारंटी दी हैं, उसमें से पहली है कि असम में सीएए लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी ने इसको लागू करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में, पूरे देश में इनके खिलाफ खड़ी हो गई और हमने सीएए को देश में रोका। और मैं पहली गारंटी आपको दे रहा हूं, असम में सीएए नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा।
दूसरी तरफ बीजेपी सीए को लेकर असम में खुलकर बोलने से बच रही है। पार्लियामेंट में तो हम लोग के पास क्या है, ये सीए के लिए एक भी असम का नुकसान होने नहीं दूंगा, हम लोग नुकसान होगा भी नहीं। बीजेपी अध्यक्ष नागरिकता कानून को लेकर दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक सीए के नियम तय नहीं हुए हैं। बीजेपी की असल मुसीबत यह है कि सीए के खिलाफ असम में जबरदस्त नाराजगी है और इसे लेकर वहां जमकर प्रदर्शन हुए हैं। ऐसे हालात में बीजेपी नागरिकता कानून का मुद्दा उठाकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, लेकिन कांग्रेस के आरोपों पर उसने पलटवार जरूर किया है। आप सवाल कीजिए राहुल गांधी को, विदेशी घुसपैठिया कौन लाया, किसके कार्यकाल में आया असम में, जिसके लिए असम आंदोलन करना पड़ा, और किसने, कौन सरकार ने 860 असमिया लोगों को हत्या किया? आपको याद है ना, कांग्रेस ने किया था। तो किसी भी हालत में वो असम का, असमियों का शुभचिंतक नहीं बन सकती। असम में भले ही बीजेपी सीए के मुद्दे को पीछे रखकर चलने में ही भलाई समझ रही हो, लेकिन उससे लगे बंगाल के चुनाव में घुसपैठ और नागरिकता कानून का मुद्दा उसके एजेंडे में सबसे ऊपर है। बंगाल में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए अमित शाह ने पहली ही बैठक में उसे लागू करने का ऐलान कर दिया। जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं, 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस अब इसी को चुनाव में भुनाना चाहती है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। हम चुनौती देते हैं बीजेपी और अमित शाह को कि असम में भी सीए कैबिनेट की पहली बैठक में लागू करने का वादा कर वोट मांगे। बीजेपी का दो मुंहा चरित्र देखें। बंगाल सीए पहली बैठक में लागू करेंगे, तमिलनाडु सीए लागू नहीं होगा, असम सीए पर चुप्पी साध लेंगे। सवाल सहूलियत का है। एक जगह जो नागरिकता कानून वोटों पर चोट कर सकता है, वहीं दूसरी जगह वोट की बारिश करवा सकता है। सियासी दलों के लिए चुनावी मौसम में वोट जरूरी है, मुद्दे तो आते जाते रहेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं कि इस चुनावी लड़ाई को बाहरी बनाम बंगाली किया जाए। वो बार बार खुद को बंगाल की बेटी बताकर बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठा रही हैं, लेकिन बीजेपी ने इससे निपटने के लिए अलग ही रणनीति तैयार की है। चाइना चाइना बीजेपी के चाइना, चाइना चाइना बीजेपी के चाइना। ममता बीजेपी पर सीधे हमले कर रही हैं। ममता नरेंद्र मोदी पर तीखे वार कर रही हैं। বলছে ধামাকা হবে, ধামাকা হবে মানে দাঙ্গা হবে। আমরা বলছি হেরে যাবে, লজ্জা নেই, লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয় দেশটাকে বিক্রি করে দিল। পিএম কেয়ারের টাকা গেল কোথায়? নরেন্দ্র মোদি জবাব দাও। রেল বিক্রি করার টাকা গেল কোথায়? নরেন্দ্র মোদি জবাব দাও। কয়লা বিক্রি করার টাকা গেল কোথায়? নরেন্দ্র মোদি জবাব দাও। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট বিক্রি করবার টাকা গেল কোথায়? নরেন্দ্র মোদি জবাব দাও। কৃষকদের জমি কিনে নেওয়া হচ্ছে কেন? নরেন্দ্র মোদি জবাব দাও। लेकिन बीजेपी ममता पर सीधे हमले करने की बजाय उनकी नाकामियों को उठा रही है। पीएम मोदी सोनार बांग्ला की बात कर रहे हैं। वो सोनार बांग्ला जहां हर गरीब, मजदूर, आदिवासी, किसान भाई बंधु एक सम्मानित जीवन जिए। यह है बंगाल की राजनीति में रणनीति का फर्क। बीजेपी ने ममता की चाल की काट ढूंढ ली है। बाहरी बनाम बंगाली के जवाब में बीजेपी ने अपने सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो अब टॉलीगंज सीट से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता ममता पर सीधा हमला नहीं कर रहे। ममता पर उन्हीं के पूर्व सहयोगियों से हमला करवाया जा रहा है। आप सिर्फ बंगाली की बात करते हो, बंगाली के लिए कुछ तो किया नहीं है। बंगाली को तो आपने गुड़गांव में भेज दिया है, बंगाली को तो आपने सूरत में भेज दिया है, बंगाली को तो आपने मध्य प्रदेश में भेज दिया है, बंगाली को आपने यूपी में भेज दिया। ये सबको वापस लाना है, यहाँ इनोवेशन करना है। ममता की कोशिश चुनाव को इमोशनल बनाने की। चोट के वक्त भी उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि मुद्दा ममता को न बनाकर विकास को बनाया जाए और विकास के काम पर ममता को जवाब देना पड़े।
इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। सुबह 11 बजे देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इंटीलिया केस को लेकर के लगातार महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है और इसके मद्देनजर आज सुबह 11 बजे देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं मुंबई में। तो अनिल देशमुख की कुर्सी बचेगी या जाएगी, इसको लेकर सियासी घटनाक्रम हर वक्त बदल रहा है महाराष्ट्र में। बड़ी खबर यह कि सुबह 11 बजे देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से ही प्रस्तावित थी, वक्त निर्धारित कर दिया गया है। महत्वपूर्ण यह है कि लगातार शरद पवार की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अनिल देशमुख और पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई के उनकी बीच मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि अनिल देशमुख होम क्वारंटीन थे। उसके तुरंत बाद बीजेपी द्वारा खुद अनिल देशमुख का एक ट्वीट को ट्वीट किया गया। तब से लेकर अब तक लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। सुबह 11 बजे फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। होली का वक्त है, त्योहार इतना बड़ा है कि हर कोई घर जाता है। होली के समय दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग बिहार लौट कर आते हैं। क्या ऐसे लोगों की जांच के पूरे इंतजाम राज्य में हैं? जानिए जरा। बाहर से भी लोग आते हैं, स्वाभाविक रूप से अपने घर में आते हैं। उसको बेचारे को क्या पता है कि उनको है। जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि पॉजिटिव। नीतीश कुमार बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन पटना में बैठकर नीतीश बयान दे रहे हैं और महज 50 किलोमीटर दूर आरा रेलवे स्टेशन का हाल शायद उन्हें नहीं दिख रहा। स्टेशन पर कोविड जांच के लिए डेस्क तो बना है, लेकिन शोपीस की तरह लोग बेधड़क ट्रेन से उतरकर घर की तरफ जा रहे हैं। ट्रेन भी महाराष्ट्र के उस पुणे से आई है जहां कोरोना का कहर बरपा है। बिहार में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। नीतीश का दावा है कि बिहार में अब रोजाना 500 से ज्यादा केस आ रहे हैं, इसलिए होली पर सार्वजनिक कार्यक्रम न हो। ये जो होली का समय है, इसको सार्वजनिक रूप पर लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि मत करिए, क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ तो कम है, लेकिन अपने यहाँ भी थोड़ा बढ़ने लगा। 300 से नीचे थे अफेक्टेड लोग, अब बढ़ करके हो गए हैं 500 से ऊपर। बात तो ठीक है, लेकिन बिहार को बचाना है तो कथनी और करनी का ये अंतर खत्म करना होगा नीतीश को। देखिए, कोरोना केसेस अब लगातार दोबारा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मास्क लगाना आपका कर्तव्य है और जिम्मेदारी दोनों। लेकिन नेताजी को जब पुलिस वालों ने रोका तो नेताजी भड़क गए। चलिए मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। देखना है जब कोई कार्रवाई करता है तो विधायक को फोन लगाना। कौन सा देखना है? पुलिस वाले मास्क नहीं लगाने पर चालान कर रहे हैं तो विधायक टाइप फील लेकर धौंस दिखा रहे ये बीजेपी के नेता हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा जिले की हैं। सिमरिया मंडल के बीजेपी अध्यक्ष दामोदर पाठक साथियों के साथ गाड़ी में बिना मास्क के घूम रहे थे। पुलिस वालों ने रोका तो गलती मानने के बजाय उलझ पड़े। विधायक से लेकर सांसद तक की धमकियां उगल डाली। हालांकि बाद में नेताजी की सारी हेकड़ी निकल गई और चालान भरना पड़ा। कोरोना के लिए जागरूकता फैलाने के लिए सीएम शिवराज सिंह आज से ही संकल्प अभियान के तहत सायरन बजवाने वाले हैं। एक सायरन ऐसे लापरवाह नेताओं के लिए खास तौर पर बजाया जाए। देखिए, कोरोना से बचाव के लिए सरकार केवल गाइडलाइंस जारी कर सकती है। ये हम हैं जिन्हें गाइडलाइन का पालन करना है, क्योंकि हम ही इसे रोक सकते हैं। वैक्सीन की बात भी कर लेनी चाहिए। अगर आप कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं तो ये खबर जरूर देखिए। कोविशील्ड के लिए जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज में 6 से 8 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। पहले दोनों डोज के लिए 4 से 6 हफ्ते का गैप होना जरूरी था। ये फैसला नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI की सिफारिश पर लिया गया है। वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर ये पाया गया कि अगर डोज के अंतराल को 6 से 8 हफ्ते का किया गया तो ये ज्यादा असरदार रहेगी, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये निर्देश जारी किए हैं। यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि ये नियम सिर्फ कोविशील्ड पर लागू होगा, कोवैक्सीन पर नहीं। साथ ही देश के हर नागरिक को ये भी ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। देखिए, पीएम मोदी ने भी कहा था 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। लेकिन इस जरूरी मास्क के अनोखे इस्तेमाल की तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। कोरोना से बचने के लिए N95 मास्क, लेकिन मास्क के अंदर छुपा है एक अनोखा जुगाड़। सिम कार्ड, बैटरी और ब्लूटूथ डिवाइस मिलकर बन जाते हैं मास्क के अंदर छिपा लेने वाला एक पोर्टेबल मोबाइल फोन। देखिए, सिम है, ये बैटरी है, इसमें कुछ है आवाज आने वाला। यहाँ पे एक छोटा सा अंदर भी होगा आवाज वाला। अगर यही इजाद किसी अच्छे काम के लिए होता तो दुनिया वाह वाह करती, लेकिन मास्क वाला पोर्टेबल मोबाइल दरअसल नकल के लिए था। इसीलिए इजाद करने वाले को हथकड़ियां और लोहे की सलाखें मिली। दरअसल इस डिवाइस का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में नकल करके पास होना था, और वो भी पुलिस की परीक्षा।
नकल का जुगाड़ निकालने वाला छात्र बिहार के छपरा का रहने वाला है, जो सिपाही भर्ती की परीक्षा देने वैशाली आया था, लेकिन इससे पहले कि वो मंसूबे में कामयाब होता पकड़ा गया। परीक्षार्थी को पकड़ा गया, वो अपने N95 मास्क में ब्लूटूथ लगा करके वायर के साथ नकल कर रहे थे। उसमें प्राथमिकी अंकित की गई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है और उस छात्र का गिरफ्तारी भी हुआ है। अगर छात्र अपनी तकनीकी दक्षता का इस्तेमाल अच्छे काम में करता तो शायद आज वर्दी में होता। बीजेपी के दिग्गज प्रचारक योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह रोड शो करने वाले हैं। वहीं आज ही बीजेपी असम के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। बड़ा सवाल ये कि CAA को लेकर बीजेपी के घोषणा पत्र में आखिर क्या रणनीति होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज सुबह गुवाहाटी में घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर जो ये CAA है, इसको हम असम में और हिंदुस्तान में लागू नहीं होने देंगे। 27 मार्च को असम में पहले दौर का मतदान होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच CAA को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस ने असम के घोषणा पत्र में जो 5 गारंटी दी हैं, उसमें से पहली है कि असम में CAA लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी ने इसको लागू करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में, पूरे देश में इनके खिलाफ खड़ी हो गई और हमने CAA को देश में रोका। और मैं पहली गारंटी आपको दे रहा हूं, असम में CAA नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। दूसरी तरफ बीजेपी CAA को लेकर असम में खुलकर बोलने से बच रही है। पार्लियामेंट में तो हम लोग के पास क्या है, ये CAA के लिए एक भी असम का नुकसान होने नहीं दूंगा हम लोग, नुकसान होगा भी नहीं। बीजेपी अध्यक्ष नागरिकता कानून को लेकर दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक CAA के नियम तय नहीं हुए हैं। बीजेपी की असल मुसीबत यह है कि CAA के खिलाफ असम में जबरदस्त नाराजगी है और इसे लेकर वहां जमकर प्रदर्शन हुए हैं। ऐसे हालात में बीजेपी नागरिकता कानून का मुद्दा उठाकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, लेकिन कांग्रेस के आरोपों पर उसने पलटवार जरूर किया है। आप सवाल कीजिए राहुल गांधी को, विदेशी घुसपैठिया कौन लाया, किसके कार्यकाल में आया असम में, जिसके लिए असम आंदोलन करना पड़ा, और कौन सरकार ने 860 असमिया लोगों को हत्या किया। आपको याद है ना, कांग्रेस ने किया था। तो किसी भी हालत में वो असम का, असमियों का शुभचिंतक नहीं बन सकती। असम में भले ही बीजेपी CAA के मुद्दे को पीछे रखकर चलने में ही भलाई समझ रही हो, लेकिन उससे लगे बंगाल के चुनाव में घुसपैठ और नागरिकता कानून का मुद्दा उसके एजेंडे में सबसे ऊपर है। बंगाल में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए अमित शाह ने पहली ही बैठक में उसे लागू करने का ऐलान कर दिया। जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस अब इसी को चुनाव में भुनाना चाहती है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। हम चुनौती देते हैं बीजेपी और अमित शाह को कि असम में भी CAA कैबिनेट की पहली बैठक में लागू करने का वादा कर वोट मांगे। बीजेपी का दोमुहा चरित्र देखें। बंगाल CAA पहली बैठक में लागू करेंगे, तमिलनाडु CAA लागू नहीं होगा, असम CAA पर चुप्पी साध लेंगे। सवाल सहूलियत का है। एक जगह जो नागरिकता कानून वोटों पर चोट कर सकता है, वहीं दूसरी जगह वोट की बारिश करवा सकता है। सियासी दलों के लिए चुनावी मौसम में वोट जरूरी है, मुद्दे तो आते जाते रहेंगे। तो नमस्ते भारत में मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा, जिसको आप स्टूडियो में अब तक मिस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको प्रतिमा मिश्रा के पास, जो इन दिनों असम में है। चाय की शौकीन प्रतिमा आपको लगातार असम के चुनावी हाल से अपडेट कर रही हैं। असम में पूरा एक्शन आज प्रतिमा है, विजन डॉक्यूमेंट आने वाला है, 2 दिग्गज आज चुनावी रैलियां करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग कुमकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे मिस कर रहे होंगे स्टूडियो में, लेकिन असम में इस वक्त चुनावी माहौल इतना ज़्यादा गर्म है
कि एक्चुअली बाहर निकलकर बहुत अलग सा एहसास हो रहा है। देखिए, आज घोषणा पत्र तो बीजेपी का आ रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल मन में हैं उन लोगों के जिन्होंने कहा आंदोलन में हिस्सा लिया, एनआरसी को लेकर विवाद हुआ, जिन परिवारों के एनआरसी की सूची में नाम नहीं आया, कि विजन डॉक्यूमेंट में क्या सीए एनआरसी पर खुलकर बात होगी, क्योंकि बीजेपी अपनी किसी भी रैली, किसी भी मंच, किसी भी जनसभा से इस पर कोई भी बात कुमकुम करने से बच रही है। वहीं विरोधी यानी कांग्रेस इसको खुलकर भुना रही है और अपने घोषणा पत्र में पहले ऐलान कर चुकी है, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सीए इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे और उसको रिपेल करने के लिए नया कानून लेकर आएंगे। बड़ा सवाल ये कि घोषणा पत्र में होता क्या है। सुबह 10 बजे गुवाहाटी में जेपी नड्डा पहुंचेंगे, वहां पर घोषणा पत्र उनका आने वाला है बीजेपी का, जहां पर मुख्यमंत्री साथ में होंगे, सर्बानंद सोनोवाल, हिमंता बिस्वा शर्मा भी होंगे। और इसके अलावा एक जो मुद्दा वो असम से जुड़ा हुआ है, जिसको हर कोई अपनी रैलियों में संबोधित कर रहा है, वो है चाय बागान के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का मुद्दा। तो उस पर बीजेपी ने जो पिछला प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया, कांग्रेस ने उस पर नया वादा कर दिया, तो देखना होगा कि उसको एड्रेस किया जाता है या नहीं। लगातार नजर आपके जरिए एबीपी न्यूज के दर्शक बनाए रखेंगे और शिखा जो भी अपडेट होगा प्रतिमा मिश्रा के जरिए हम एबीपी न्यूज पर असम के चुनावी हाल पर देते रहेंगे। जी हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि देश में कोरोना का क्या हाल है। देश में कोरोना एक बार फिर अपना असर दिखाने लगा है। हर रोज 47,000 से ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं। तमाम सलाहों के बाद भी लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। होली के त्योहार को देखते हुए बिहार, यूपी और पंजाब ने अभी भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना की दूसरी लहर। एक दिन में करीब 47,000 नए केस, 24 घंटे में 212 लोगों की मौत। डराने वाले ये आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ रही है। हाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 11 फरवरी को 24 घंटे में देश भर में 9,353 केस आए थे। 20 मार्च को ये करीब 5 गुना बढ़कर 43,815 पहुंच गए। जिन राज्यों में कोरोना का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है उनमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और गुजरात शामिल हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से आ रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 24,645 केस आए हैं। जाहिर है सरकार की तमाम कोशिशों और चेतावनी के बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। जनता ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए देना चाहिए और अगर नहीं देंगे तो हमारे को लॉकडाउन के सिवा कोई पर्याय नहीं रहेगा। तो अगर लॉकडाउन सही माने टालना है या नहीं करना है तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। भोपाल और इंदौर में कोरोना के नए केसों में तेजी आई है। इनको देखते हुए शिवराज सरकार अब संकल्प अभियान चला रही है। 11 बजे सायरन बजेगा, पूरे प्रदेश पे बजेगा। सायरन बजते ही मेरी अपील है कि जो जहां है वहीं से मास्क पहनने का संकल्प लें। उधर एमपी का बैतूल कोरोना संक्रमण में चौथे स्थान पर है, लेकिन चिंता की बात ये कि यहाँ पर कोरोना वैक्सीन ही खत्म हो रही है। नहीं, वैक्सीन सप्लाई है और प्लान के अनुसार चल रहा है। सभी जगह सीनियर सिटीजन्स को और 45 प्लस में जो कोमोबिलिटी है इसमें वैक्सीनेशन चल रही है। बैतूल में वैक्सीन कम हो रही है तो राजधानी दिल्ली में वैक्सीन तो भरपूर है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की ये तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लोगों की जबरदस्त भीड़ है और मास्क भी गायब है। ये तब है जब दिल्ली से हर रोज 800 से ज्यादा केस आ रहे हैं। सरोजनी नगर ही नहीं, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की ये तस्वीरें भी दिल तोड़ रही हैं। बाजारों की स्थिति क्या है ये जानने के लिए हम आए हैं दिल्ली के दिल राजीव चौक में, जहाँ पे हमने आपको तस्वीरें दिखाएं, आपको विजुअल्स दिखाए कि लोग बहुत ज़्यादा मास्क को लेकर के जागरूक नहीं हैं। कुछ लोग कैमरे देख करके मास्क लगा रहे हैं, जिनके पास मास्क है उनके मास्क जो है गले से नीचे रह रहे हैं। हमारे सामने अभी आप जिन लोगों को तस्वीरों में देख रहे हैं उन लोगों ने भी कैमरा देख करके मास्क लगाया। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है महाराष्ट्र से। आईपीएस परमवीर सिंह की याचिका पर शुक्रवार 26 मार्च को सुनवाई हो सकती है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। परमवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि अनिल देशमुख ने वाजे को 100 करोड़ रुपए की वसूली के लिए बकायदा कहा था। 26 मार्च को सुनवाई इसीलिए क्योंकि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में होली की छुट्टी भी हो जाएगी। 26 मार्च को याचिका पर नोटिस जारी होता है तो अगली सुनवाई कम से कम 10 दिन बाद ही हो सकती है। कल सबसे पहले
एबीपी न्यूज ने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट याचिका लेकर गए हैं परमवीर सिंह बकायदा इस बात की शिकायत लेकर कि उनको जिन नियमों के तहत हटाया गया है उसकी सीबीआई जांच हो और अनिल देशमुख के घर की फुटेज की भी जांच हो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ग्वालियर के छावनी इलाके में बस ऑटो की भिड़ंत में 10 लोगों के मारे जाने की इस वक्त खबर मिल रही है। इसके अलावा 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पुलिस मौके पर इस वक्त पहुंच चुकी है, लेकिन बस का ड्राइवर अब भी फरार है। आपको बता दें कि मरने वालों में 9 महिलाएं और ऑटो ड्राइवर भी शामिल हैं। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बेहद दुखद खबर, मरने वालों में 9 महिलाएं हैं और ऑटो ड्राइवर भी बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा। संसद में वो उद्धव सरकार पर खत खूब बरसी। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे बड़ा बवाल हो गया और शिवसेना पर और आरोप लगने लगे। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीजॉइनिंग किस बेस पे की गई? संसद में उद्धव सरकार पर महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा का यूं बरसना शिवसेना सांसद अरविंद सावंत को अखर गया। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहाँ से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। नवनीत राणा का आरोप है कि अरविंद सावंत ने उन्हें बीच सदन में ही धमकी दे दी। हालांकि अरविंद सावंत ने इन आरोपों से इनकार किया। अरविंद सावंत जी ने वॉक करते करते एक महिला और ये रखने के बाद जब वो वॉकआउट करते हैं, वॉकआउट करने के टाइम पे वो मुझे थ्रेटनिंग करके जाते हैं कि अब तुम्हारी बारी है और तुम्हें जेल के पीछे हम डालेंगे। मुझे बताइए, महिलाएं करके हम दबा सकते हैं? सरासर झूठ। हमने जिंदगी में, एक तो महिला है पहली बात, और ये नवनीत राणा जी है, वो आते जाते समय मुझे भैया दादा करके पुकारते, मैं भी उसके साथ बात करता, ऐसा कुछ नहीं है, ना गुड़ाई। लेकिन एक बात कहता हूँ कि ये काम धमकाना और महिला को, मैं शिवसेना को इतना ध्यान में रखूं। नवनीत राणा ने चिट्ठी लिखकर अरविंद सावंत की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की है। साथ ही उन्होंने मामले को पुलिस में भी ले जाने की बात कही है। तो कुल मिलाकर नवनीत राणा के कल हमलावर तेवर देखकर शिखा समझ में आ रहा था कि नवनीत राणा जिस तरह से लगातार हमलावर हैं और मुख्यमंत्री को टारगेट कर रही हैं, क्या शिवसेना सांसद पर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? शिखा, बिल्कुल। देखिए, अनिल देशमुख की मुश्किलें भी अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में सियासत बिल्कुल तेज है। अब कांग्रेस ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भले ही अनिल देशमुख की कुर्सी बचाने के लिए एनसीपी ने कमर कसी हुई हो, भले ही शिवसेना को देशमुख के खिलाफ साजिश की बू आ रही हो, लेकिन कांग्रेस फंस गई है। तीनों पार्टियों में कांग्रेस ही राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस की ही 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में साख दांव पर लगी है। खबर यह है कि कांग्रेस ने मांग की है कि 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में जो भी फैसला लेना है जल्द लेना होगा। इससे पहले महाविकास अघाड़ी दल के घटक दलों में सहमति बनी थी कि जो भी पवार का फैसला होगा सबको मंजूर होगा, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। रोज हो रहे खुलासों के बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस आलाकमान नाना पटोले, बाला साहेब थोराट और अशोक चाहवाड़ से संपर्क में है। कि राजनीतिक घटनाक्रम तो चरम पर है ही। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले भी चरम पर बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी खबर यही है, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के कुछ शहरों में लॉकडाउन लग सकता है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लॉकडाउन पर आखिरी फैसला जल्द ले सकते हैं, इसके संकेत पिछले कई दिनों से मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले इस बार भी महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। दूसरी वेव क्या महाराष्ट्र में आ रही है? महाराष्ट्र में रोजाना औसतन 30,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। 20% हिस्सा देश भर का कुल कोरोना केसेस का इस बार भी महाराष्ट्र से है। होली का मौका है, ऐसे में उम्मीद है शिखा कि होली से पहले हो सकता है कि कुछ शहरों में लॉकडाउन लग जाए। और इसलिए एहतियातन आप अपने आप को सेफ रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सामाजिक दूरी बनाकर रखिए। देखिए, कोरोना काल में देश ने जनता कर्फ्यू भी देखा, लॉकडाउन भी देखा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना की स्थिति आज की तारीख में पहले से ज्यादा भयावह नजर आ रही है। लेकिन लोग कितने जागरूक हैं, देखिए इस रियलिटी चेक में। कैमरे की नजर पड़ते ही मास्क की याद आ गई और लगे तलाशने मास्क।
कैमरा नहीं देखते तो मास्क या तो जेब में पड़ा रहता या फिर नाक से नीचे। तस्वीरें दिल्ली के सरोजनी नगर और कनॉट प्लेस की हैं। जनता कर्फ्यू के 1 साल होने पर हमने दिल्ली के बाजारों का जायजा लिया तो लोग अब भी कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले सरोजनी नगर की ये तस्वीर देख लीजिए। भीड़ से बाजार पटा पड़ा है। होली के नजदीक आते ये भीड़ और बढ़ने वाली है और मास्क की हालत तो आपने देख ही ली। मास्क नहीं पहना? मास्क पहन रखा है। मास्क कहाँ है? जेब में पड़ा हुआ है अभी। तो जेब में रखना और पहनना तो अलग चीज है। नहीं पहनना तो अब 24 घंटे ने चाय पी है, चाय पी के तो उतारना ही पड़ेगा ना। अगर बात करें कोरोना के खतरे की तो यहाँ पर आधे से ज्यादा दुकानदार ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो कुछ उनमें ऐसे हैं जो मास्क ठीक तरह से नहीं लगाए हुए हैं। दिल्ली के एक और मशहूर मार्केट कनॉट प्लेस का हाल भी कुछ ऐसा ही दिखा। लोग बहुत ज्यादा मास्क को लेकर के जागरूक नहीं है। कुछ लोग कैमरे देख करके मास्क लगा रहे हैं। जिनके पास मास्क है उनके मास्क जो है गले से नीचे रह रहे हैं। हमारे सामने अभी आप जिन लोगों को तस्वीरों में देख रहे हैं उन लोगों ने भी कैमरा देख करके मास्क लगाया। पर दिल्ली में कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुका है। 24 घंटे में कोरोना के 888 केस सामने आए। लगातार तीसरे दिन आंकड़ा 800 के पार पहुंचा। 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में सोमवार को 24 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं, लेकिन लोग हैं कि जैसे गलतियों से सीख लेने के लिए अब भी तैयार नहीं। केजरीवाल पंजाब गए थे और अब पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह इसी मुद्दे पर उन पर हमलावर हैं। पंजाब के मोगा में रविवार को की गई किसान महापंचायत की भीड़ से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी गदगद हो गए। लेकिन देखिए, भीड़ में तो मास्क छोड़िए, मंच पर भी कई नेता बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। अब इसी लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल पर हमला बोला है। केजरीवाल की महापंचायत में बिना मास्क की भीड़ से साफ है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाती है, उन्हें पंजाब के लोगों की कितनी परवाह है। पंजाब कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में शामिल है। पंजाब में रोजाना 2000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और रोपड़ जिले में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगाना पड़ा है। ऐसे में सावधानी तो जरूरी है, लेकिन केजरीवाल पर ताज़ा हमला कोरोना की चिंता के साथ साथ सियासत की चिंता भी बता रहा है। आपको बताते हैं, दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा की है, जिसको लेकर बीजेपी और आप अब आमने सामने हैं। दिल्ली में लिकर कंजम्पशन की एज नोएडा उत्तर प्रदेश के बराबर कर दी जाए, तो ये एक एज गेटिंग एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। दुनिया भर में इसको लागू किया जाता है। दिल्ली सरकार ने शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 से घटाकर 21 साल कर दी है। नई आबकारी नीति के मुताबिक अब दिल्ली में सभी सरकारी शराब की दुकानें प्राइवेट होंगी। अभी दिल्ली में 40% प्राइवेट दुकानें हैं, जिनको अब 100% किया जाएगा। इसके साथ ही नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएंगी। अब दिल्ली में तंग जगह शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, बल्कि अब वो 500 वर्ग मीटर में होंगी। नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। सरकार को भी ये फायदा होगा कि लगभग 20% रेवेन्यू एक साथ बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक जो पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड रहा है लगभग 5% रेवेन्यू ग्रोथ होती है। तो ये हमारा एक मोटा आकलन है कि 1500 से 2000 करोड़ तक का रेवेन्यू इसमें बढ़ सकता है। खैर, केजरीवाल सरकार के इस फैसले से दिल्ली बीजेपी आग बबूला हो गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता आज नई आबकारी नीति के विरोध में उपराज्यपाल से मिलेंगे। दिल्ली सरकार की जो नई शराब पॉलिसी है, ये दिल्ली के अंदर युवाओं को शराब के नशे में धकेलने की तैयारी है। माननीय उपराज्यपाल जी से मिलने वाले हैं और उनसे कहेंगे कि इस शराब पॉलिसी को दिल्ली के लिए बहुत खराब है, दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ेंगे, इस शराब पॉलिसी को बिल्कुल भी लागू नहीं किया जाए। दिल्ली में 21 साल की उम्र में शराब पीना हानिकारक है, तो क्या यूपी में ऐसा नहीं है? लेकिन वहाँ बीजेपी की सरकार है, इसलिए शायद दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता को दिक्कत ना हो। यही तो राजनीति है, यहाँ विरोध और समर्थन फायदे के हिसाब से किया जाता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज सुबह 9:30 बजे संसद भवन में होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग होगी। पीएम मोदी भी इस मीटिंग में पहुंचेंगे।
इस बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। चर्चाएं हो सकती है, महाराष्ट्र में चल रही सियासत पर भी चर्चा संभव है। असम चुनाव को लेकर के भी बातचीत हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण, महाराष्ट्र सरकार को लेकर बीजेपी हमलावर है। आज संसद भवन में इस मामले को दोबारा बीजेपी उठाने वाली है। सुबह 9:30 बजे संसदीय दल की मीटिंग। सुबह सुबह आपके सामने खुशनुमा तस्वीर रख देते हैं। मार्च का महीना विदाई लेने को है, लेकिन देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी हुई है, बारिश भी हुई है। गुलमर्ग में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। रात में करीब 6 इंच बर्फ यहां गिरी है। गुलमर्ग के अलावा सोनमर्ग में बर्फबारी हुई। इसके अलावा उत्तराखंड के केदारनाथ में भी कल शाम बर्फबारी हुई। दो खूबसूरत तस्वीरें पहाड़ की, एक तस्वीर गुलमर्ग सोनमर्ग की यानी कश्मीर घाटी की और दूसरी तस्वीर केदारनाथ की। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।